नमस्कार दर्शक मित्रों, थिंक लाइन के एक नए संस्करण में आपका फिर से स्वागत है। जैसे आप देख रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर आदित्यन जुड़े हुए हैं। आप सब उनको जानते हैं, पहचानते हैं और इनके जियोपॉलिटिकल एक्यूमेन को सुनते भी आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत यूएस की। और भारत यूएस के बीच में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, क्या चल रहा है, संबंधों के अंदर स्पैनर कांटे बिछाने बिछाने का काम भी एक तरफ से हो रहा है। इसी संदर्भ में शायद एफबीआई के डायरेक्टर 11 और 12 तारीख को भारत में आ रहे हैं। इसका मायना क्या है वो पहले समझेंगे। और ये पन्नू जैसे इंसिडेंट होते रहते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं है। इसका भी मायना क्या है वो भी समझेंगे। आदित्य जी, आपका हमारे छोटे से चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। शुरू कीजिए सर। नमस्कार। ये मेरा सौभाग्य है कि आप हमेशा मुझे अपने मंच पर बुलाते हैं और भारत अमेरिका संबंधों के बारे में मेरी खास तौर से विशेषतः रुचि रही है। मैंने इस पे काफी लिखा भी है। तो एक थिंक टैंक हुआ करता था, साउथ एशिया एनालिसिस ग्रुप, साग। 2005 में मैंने उसमें एक लेख लिखा था, अंग्रेजी में था। उसका टाइटल था द न्यू इंडो यूएस न्यूक्लियर डील challenges poses challenges for future administration। वो जो लेख था वो काफी विस्तार पूर्वक से लिखा था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इतने शब्द नहीं छाप सकते, तो उसको मैंने 2000 से 2500 शब्दों में संक्षिप्त करके वहां पे प्रकाशित किया। उसके बाद 2008 में वो पूरा विस्तार पूर्वक जो लेख था, 7000 8000 शब्दों का, वो एक आपकी वेबसाइट है जिसको कहते हैं boloji.com, उसमें प्रकाशित हुआ। और उसका जो शीर्षक था वो था एंगेजिंग इंडिया। तो मैं इसलिए पृष्ठभूमि बता रहा हूं कि मेरा इसमें काफी रुचि रही है और मैंने इसको काफी ध्यानपूर्वक समझा है, इसका अध्ययन किया है। भारत अमेरिका के संबंधों में काफी उतार चढ़ाव चला है। तो हमें सबसे पहले तो ये अपने को विचार करना चाहिए कि अब क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ था। 1947 से 1984 तक भारत अमेरिका के संबंध काफी खराब थे। 1984 में पहली बार प्रधानमंत्री राजीव गांधी जब गए थे अमेरिका में यात्रा में, तो वो काफी, उनका बाल चाल चलन या शैली वो पाश्चिमिक थी। तो वहां से अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रेगन, जो एक फिल्म अभिनेता रह चुके थे, वो उनसे काफी इम्प्रेस हो गए थे और थोड़ा संबंधों में काफी आयाम आया। उस समय अमेरिका ने भारत को 2 सुपर कंप्यूटर देने का वचन दिया था और कुछ और भी ऐसे खरीद तोल के संबंध हुए, जिसमें एक भारतीय नागरिक जो वहां पे क्रिमिनल था और मोहम्मद यूनुस का बेटा था जिसके राजीव गांधी से संबंध थे, उसको जेल से निकाल दिया गया, रिहा कर दिया गया, भारत वापस भेज दिया गया। और बदले में भारत ने क्या किया? बदले में भारत ने एक अपराधी, भोपाल गैस कांड के अपराधी वारेन एंडरसन को रिहा कर दिया और वापस भेज दिया। ठीक है। तो ये 1984 से थोड़े संबंध अच्छे हुए। 1991 में इकोनॉमी का
लिबरलाइजेशन हुआ, संबंध बढ़ते गए, किंतु वो अच्छे ऊंचे आयाम पर नहीं पहुंचे। 1984 से जो 1998 का कालखंड है, उसमें उतार चढ़ाव चढ़ाव चलता रहा, कोई खास विशेष आगे संबंध नहीं गए। 1998 में जब भारत ने पोखरण 2 परमाणु विस्फोट किए, तो अमेरिका को बहुत आपत्ति हुई। बिल क्लिंटन साहब ने तो बहुत बड़े 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 अपने संदेश भेजे और अपने वक्तव्य प्रकाशित किए कि इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैप करके दोबारा रिवर्स करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। लेकिन जसवंत सिंह स्ट्रोप टॉलबर्ट का जो संवाद था, उससे धीरे धीरे संबंध ऊपर हुए। और संबंध ऊपर होने में एक और भी विशेषता ये था कि अमेरिका का प्रशासन बदल गया। डेमोक्रेट पार्टी के बजाय रिपब्लिकन आ गए और उनका दृष्टिकोण भी बदल गया। तो 2001 से जो संबंध थे उन्होंने नया आयाम लिया, और वो उसका जो परिणाम हुआ वो था भारत अमेरिका की परमाणु डील। ठीक है, उसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन संबंध अच्छे रहे। और अमेरिका यह चाहता था कि भारत अमेरिका से शस्त्र खरीदे, रूस से ना खरीदे। तो पिछले 20 सालों में भारत ने 20 बिलियन डॉलर से ज्यादा अस्त्र शस्त्र अमेरिका से खरीदे और अपने सोर्सेस को डाइवर्सिफाई किया। अब सबसे पहले रूप से 90% हमारे अस्त्र शस्त्र आते थे, अब 45% आते हैं। रूस के बाद फ्रांस का नंबर आता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अमेरिका का नंबर आता है और इजराइल का नंबर आता है। संबंध अच्छे होते रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी उतार चढ़ाव चलता रहा है। अगर हम देखें कि कोई भी प्रशासन, चाहे वो डेमोक्रेट पार्टी का हो या रिपब्लिकन पार्टी का हो अमेरिका में, संबंध अच्छे ही रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि डेमोक्रेट पार्टी के अंदर संबंध अच्छे नहीं होते, कुछ ना कुछ परेशानियां हो जाती हैं। उसका एक उदाहरण दूंगा। जब बराक हुसैन ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो भारत 2 बार आए थे, लेकिन उनको कुछ भारत से संकोच रहता था। तो उन्हीं के शासन में एक भारतीय राजनयिक, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जिनकी ड्यूटी थी, देवयानी खोब्रागड़े, उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया, शालीनता से व्यवहार नहीं किया गया। नहीं, मैं मतलब शब्द नहीं यूज कर सकता हिंदी भाषा में, जो किया गया दर्शक था। मित्रों, कड़ी बराबर बिठा रहे हैं डॉक्टर साहब, बराबर सुनिएगा। देवयानी खोबरा गड़िया है। और भारतीय राजनयिकों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया एयरपोर्ट्स पे। हमारे इस समय एक केंद्रीय मंत्री हैं, हरदीप सिंह पुरी, वो संयुक्त राष्ट्र में थे, तो उनको कहा गया कि आप अपनी पगड़ी उतारिए। भारतीय जो अम्बेसडर थी, दूत थी, मीरा शंकर, वो एक वहां पे राज्य है मिसिसिपी, वहां पे एयरपोर्ट पे उनको कोट एंड कोट पैट डाउन किया गया। अब आप राजनयिकों को, राजदूतों को आप हाथ नहीं लगा सकते, उनकी एक गरिमा होती है। तो उन्होंने जस्टिफिकेशन ये दिया कि वो साड़ी पहने हुई थी, हमें पता नहीं साड़ी में क्या है। तो इस तरह के काम होते रहे, और ये इस बात का उदाहरण है कि अमेरिका एक पूरी तरह से, जिसको कहते हैं ना यूनाइटेड, वो नहीं है। अमेरिकी प्रशासन में अपने अपने खेमे हैं। तो
और उनकी जो सरकार है वो विभाजित सरकार रहती है। तो अमेरिका में जनरली ये कहा गया है कि जो उनका विदेश मंत्रालय है वो कोल्ड वॉर की, शीत युद्ध की नीतियों से अभी भी ग्रस्त है, त्रस्त है, और वो भारत को एक दुश्मन देश देखते हैं। तो वो जो इतिहास है वो उनके व्यवहार को निर्धारित करता है। तो अभी भी आप भारत के विरुद्ध वक्तव्य देखते रहेंगे स्टेट डिपार्टमेंट के। जो व्हाइट हाउस है, जो वहां पे केंद्र बिंदु है प्रशासन का, वहां पे थोड़ा जिसको कहते हैं प्रैग्मेटिज्म, वैसा एटीट्यूड होता है। तो जो संबंध हैं वो भारत सरकार के व्हाइट हाउस से ज्यादा हैं, स्टेट डिपार्टमेंट से नहीं। और उनका एक और विभाग है पेंटागन। पेंटागन। अब पेंटागन को तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनके शस्त्र बेचे जा रहे हैं, उनसे सामरिक संबंध बढ़ते जा रहे हैं, और पेंटागन को ऐसा लगता है कि चीन को संभालने के लिए उनको भारत की जरूरत है। तो पेंटागन ये नहीं चाहता कि भारत से संबंध बिगड़े। सर अभी ये बताइए लोगों को, बराक हुसैन ओबामा से लेके अभी तक में, व्हाई दिस सडन शिफ्ट फ्रॉम द व्हाइट हाउस एंड स्टिल द स्टेट डिपार्टमेंट्स एटीट्यूड? देखिए, इसमें बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो ओबियस नहीं होती। मैं बता रहा था कि इस समय व्हाइट हाउस में एक डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट हैं, और उनको अब दूसरा इलेक्शन जीतना है। अब वो इलेक्शन जीतने के लिए क्या क्या उनको नाटकबाजी करनी पड़ेगी, जिसको कहते हैं ना डोमेस्टिक ऑडियंस। भारत में इसको कहते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो अब वो परेशानी में है कि जो अरब मूल के जो अमेरिकन हैं और मुस्लिम अमेरिकन हैं, उन्होंने सीधे से धमकी दे दी है कि हम आपको वोट नहीं देंगे। तो उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि ऐसा लगे कि वो भारत विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, इस तरह की बातें। खासतौर से ये तो नहीं है, लेकिन ये भी एक इसका स्तंभ है जिसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। तो कारण बहुत होते हैं, लेकिन ये है कि भारत अमेरिका संबंधों में या अमेरिका के संबंधों में किसी भी राष्ट्र में अमेरिका का उद्देश्य यही होता है कि जो उसकी बात है वो मानी जाए। अब आप देख लीजिए, जो इनका गठबंधन है नेटो में, उसमें तो छत्रपति अमेरिका हैं, बाकी सब जो राष्ट्र हैं नेटो में वो तो पिछलग्गू हैं, अनुयायी हैं। और भारत ऐसा कभी करता नहीं है। भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रही है, रह रही है और रहेगी। आपने यूक्रेन के हिस्से में भी देखा कि भारत ने कैसा रुझान लिया और अमेरिका की बात नहीं मानी, तो उसका कुछ परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, और उस तरह से आप देख रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता सकता हूं आपको कि ये तो छोटी मोटी बातें हैं, जिसको कहते हैं ना कि पिन प्रिक्स। अगर आप दूरगामी संबंध देखें तो इसमें कोई खास नुकसान नहीं होगा, इसमें कुछ खास वो नहीं होता। अमेरिका का जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसके लोगों ने पहले ही कह दिया है कि हमारे संबंध भारत से ठीक रहेंगे, लेकिन भारत कभी हमारा अनुयायी देश नहीं होगा। भारत एक महाशक्ति बनने की क्षमता रखता है और रखेगा। हमारे से संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन वो हमारा एलाई नहीं होगा। मगर तो सर ये एफबीआई के डायरेक्टर जो आ रहे हैं यहाँ पर हम्म, अखबारों में, अलग अलग जगहों पे, जो लेफ्ट सेंट्रिक मीडिया है हम्म, उनमें बहुत सी बातें हम्म। लिखी जा रही है, जैसे तो बात ऐसी कर रहे हैं कि जैसे मोदी जी को हथकड़ी लगा के ले जाएंगे वाली बात। तो अरे ये जो विजिट है, एक्चुअली इट इज अ प्री शेड्यूल्ड विजिट एंड देयर इज इट गोइंग इज टू बी प्री डोजियर शेड्यूल्ड एक्सचेंज ऑन विजिट। पन्नू। अगर आप देखिए कि अमेरिका के जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो काफी भारत आ रहे हैं आजकल।
जो उनकी आर्थिक सचिव थी जेनेट येलन 4 बार आ चुकी हैं। ये 2+2 फॉर्मेट है, उसमें डिफेंस विदेश मिनिस्टर, मंत्री डिफेंस। और रक्षा मंत्री बार बार लॉयड ऑस्टिन और टोनी ब्लिंकन आते रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत आ चुके हैं। अमेरिका की CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स, उनके डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। तो दोनों राष्ट्रों में बहुआयामी संबंध हैं और वो बढ़ रहे हैं, और नोकझोंक तो होती रहेगी। आपको भारत का यूक्रेन के बारे में रुख नहीं अच्छा लगा, तो हमें आपका पाकिस्तान के संबंध में रुख नहीं अच्छा लगा। वो बातें तो चलती रहती हैं। और ये भी कोई बात नहीं है कि अमेरिका ने कुछ नहीं किया। अगर किसी को प्रश्न पूछना है, हमारी जो भारत की अंदरूनी राजनीति है वो तो आप जानते ही हैं। कितने लोगों ने पत्र लिखे थे अमेरिका को कि नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं दिया जाए, 2005 और 2008 के बीच में। उन सब के मुंह बंद हो गए। ठीक है, तो हमारे जो अंदरूनी जयचंद हैं, हमारे जो अंदरूनी आंतरिक निंदक हैं, उन्हें तो बहुत हर्ष होता है कि अमेरिका भारत को कुछ कर रहा है। ये उनका अपना सोच है। लेकिन मेरे विचार से ये तो प्री अरेंज विजिट है, थोड़ा आदान प्रदान होगा विचारों का, उसमें कुछ बात भी होंगी, चाहे वो पन्नू के बारे में बात हो या कनाडा के बात हो। कूटनीति में गुप्त राज्य, गुप्त संस्थाएं हर एक राष्ट्र की होती हैं और हर एक राष्ट्र को पता होता है। अगर मैं आपके सामने एक विषय लेके आऊं, अगर पन्नू का प्रकरण लाया जाता है इस विजिट में, तो भारत अपने हिसाब से 2 मुद्दे सामने ला सकता है। एक, भूतपूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की हत्या, और दूसरी डॉक्टर होमी भाभा की हत्या। अमेरिका की अपनी CIA के डेप्यूटी डायरेक्टर रॉबर्ट क्रॉली ने एक पत्रकार ग्रेगरी डगलस को एक साक्षात्कार दिया था उनकी पुस्तक के लिए, और उसमें उन्होंने साफ कहा है कि हमने हत्या की इन दोनों की, क्योंकि हम भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में नहीं देखना चाहते थे। अब जैसे भारत सरकार ने एक उच्च जांच आयोग पन्नू प्रकरण में किया है, तो मेरे हिसाब से तो उनको 2 जांच आयोग और बना देने चाहिए समयबद्ध। तो तीनों जांच आयोग की जो रिपोर्ट हो वो एक साथ आए, तो आप तीनों रिपोर्ट्स को आप प्रकाशित कीजिए और बातचीत कीजिए कि हाँ, हमें क्या करना है और आपको क्या करना है। सर यहाँ पर एक बात ये हो रही है हम्म, कि यूएस, सर्टेन एलिमेंट्स इन यूएस, हम्म, जैसे आपने कहा स्टेट डिपार्टमेंट डजंट लुक हम्म, इंडिया पे, डिफेंस पेंटागन दास, हम्म, यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि पीपल आर वेटिंग फॉर अजित डोवल टू रिटायर, हम्म, वांट टू रिमूव एस जयशंकर हम्म। एंड वांट पप्पू इन द प्लेस ऑफ नरेंद्र भाई मोदी। देखिए, ये तो सभी को पता है कि 1947 से, जिसको कहते हैं ना पश्चिम, विस्तारवादी पश्चिम, imperialist West. West. Imperialist West has always predicted breakup of India since 1947, और अभी भी यही अभिलाषा है कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। देखिए, कूटनीति बहुत ही कष्टदायी चीज होती है, तो हमें समझना चाहिए। जो पश्चिमी देश हैं वो अपना प्रभुत्व भारत के ऊपर बनाना चाहते हैं, और भारत एक महाशक्ति के रूप में आ रहा है। और मैं आपको एक बात कह दूं, मोदी जी कितने समय तक रहेंगे, डोभाल साहब कितने समय तक रहेंगे, लेकिन भारत रहेगा।
ये तो वो व्यक्तित्व हैं, लेकिन भारत एक सोच है, भारत एक शक्ति है, भारत एक राष्ट्र है, भारत एक जिसको कहते हैं सिविलाइजेशन है, ये रहेगी। और ये समय काफी राइज हो रही है। तो जो बाहर से लोग हैं जो ऐसी अभिलाषा करते हैं कि भारत का डाउनफॉल हो, या ये व्यक्ति या वो व्यक्ति या अमुक व्यक्ति ना रहे प्रधानमंत्री, या अमुक व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ना रहे, ये तो उनके जिसको कहते हैं कि फैंटेसीज हैं, करते रहिए। भारत की जनता क्या करेगी अब 2024 में आपको पता लग जाएगा। तब तक आप अपने जिसको कहते हैं कि मन के लड्डू फोड़ते रहिए और सोचते रहिए कौन भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि चुनावों में दखलंदाजी होती है, पैसा आता है, ये पहली बार नहीं है, और ये हर तरफ से होता है। ये चीन की तरफ से भी होता है, सिर्फ अमेरिका की तरफ से नहीं होता, ये रूस की तरफ से भी हुआ है। अब उनके एक वो थे मित्रों आर्काइव्स, अगर आप उसको पढ़ें, उनकी जो डिक्लासिफाइड रिपोर्ट्स हैं, उसमें ऐसा लिखा गया था कि केजीबी जो सोवियत संघ की गुप्तचर संस्था थी, वो भारत में कांग्रेस पार्टी को और वामपंथी दलों को पैसा दे रही थी, यस। उनके पेरोल पे थे। और अगर आप देखें तो और भी बहुत से ऐसे प्रकरण हुए हैं। हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो हमेशा कहती थी फॉरेन हैंड, कि उन्होंने तो एक बार ये भी कहा था कि मेरे मंत्रिमंडल में भी एक सीआईए एजेंट है। लोग सोचते रहे कि वो मोरारजी देसाई है, लेकिन वो थे और कोई और, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है वो कौन थे। अच्छा, फिर अभी भी एक ऐसे महानुभाव हैं जो मध्य प्रदेश में है, चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहे थे। वो भारत के परमाणु संस्थानों के बारे में जानकारी बाहर भेज रहे थे। वो भी दर्शक विकी मित्रों को बता दूं, मैं ये कमलनाथ की बात कर रहे हैं सर। सर तो हम्म नाम नहीं लेंगे, मैं सीधा बोलूंगा, ये कमलनाथ की बात कर तो रहे हैं। विकीलीक में ऐसा इस प्रकरण का वर्णन किया गया है। तो अगर आप देखें तो ये सिर्फ राष्ट्र विशेष से दखलंदाजी नहीं होती, ये सभी तरफ से होती है। और भारत को भी ऐसा करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? जब सब राष्ट्र करते हैं तो कूटनीति का एक हिस्सा है। अब चीन भारत में पत्रकारों को पैसा देता रहता है कि चीन के संबंध में अच्छे लेख लिखे जाएं। आपको पता है दिल्ली से कुछ पत्रकार अरेस्ट न्यूज हुए थे। क्लिक का प्रकरण है जो पूरा निकला। हाँ, तो ये बातें हमें समझनी चाहिए, और इससे एकदम हाइपर सेंसिटिव नहीं होना चाहिए कि ये अमेरिका ये कर देगा वो कर देगा, कुछ होने की बात नहीं। एक पिन प्रिक है, ये समय भी निकल जाएगा, लेकिन अगर आप दूरगामी संबंधों को देखें तो वो ठीक रहेंगे, क्योंकि इस समय अमेरिका को भारत की ज्यादा आवश्यकता है। वो चीन को नहीं संभाल पाएंगे, और उसके लिए भारत उन्हें चाहिए। भारत का साथ चाहिए, भारत की मित्रता तक चाहिए। और उसमें ये आवश्यक नहीं कि भारत चीन से एकदम से अमेरिका के कहने पे युद्ध करे, लेकिन ये जो संबंध बढ़ते जा रहे हैं इससे चीन पे प्रभाव अच्छा पड़ेगा, और प्रभाव पढ़ना अच्छा भी चाहिए। पड़ेगा। अभी सर मैं एक 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 एक, एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसके ऊपर जाऊंगा। ये भी हाँ इंडो यूएस रिलेशन के तहत आता है मेरे हिसाब से। हाँ जी, बोलिए। यूएस की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हम्म जहां से हम सुनते हैं, देखते हैं, लेफ्ट लिबरल्स बाहर आते हैं। हम्म अभी वो रिवर्स होना थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ, हम्म क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज का बहुत बड़ा फंडिंग हम्म इस्लामिक स्टेट से आता था। हम्म और अब जो स्थिति निर्माण होने जा रही है, हम्म भारतीय शिक्षा हम्म और भारतीय विद्यार्थी हम्म कितने सेफ है वहां पर, ये हम्म इंडो यूएस रिलेशनशिप के बारे में। क्योंकि यहाँ पे बहुत बातें हो रही है कि भारतीय शिक्षा नीति का रिवैम्प होगा, हम्म एंड द एजुकेशन इंडेक्स विल हम्म। फ्लिप इन फ्यू इयर्स टाइम। तो
मैंने जैसे कहा था कि भारत एक संस्कृति है। पूरी वसुंधरा में, वसुंधरा राजे में नहीं, पूरी वसुंधरा में, मैं उर्दू शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, भारत की एक पहचान थी। नालंदा विश्वविद्यालय किस राष्ट्र में था, तक्षशिला किस विश्वविद्यालय किस राष्ट्र में था, कहाँ कहाँ से लोग आते थे। लोग आते थे वहां पे अध्ययन करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए। ये है कि हमने जब अपनी स्वतंत्रता खोई तो हमारा शिक्षा का जो शिक्षा का जो प्रकरण था वो काफी नीचे चला गया था, और अब धीरे धीरे वो फिर दोबारा से बढ़ेगा। अगर आप देखें जो विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो पश्चिम में हो या भारत में हो, साम्यवादी, वामपंथी, इन लोगों का जो जो गठबंधन है, ये उसके कब्जे में रहे हैं। भारत में भी अगर आप शिक्षा मंत्री देखें 1947 से, तो 9 शिक्षा मंत्री कौन थे, किस धर्म से थे, और ज्यादातर वो वामपंथी थे। दर्शक मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है ये। हम आ, सनातन सनातन की बातें करते रहते हैं, मगर हकीकतें हमें नहीं पता होती। सुनिए ये। तो भारत में भी उच्च शिक्षा पे, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के जो स्तर की शिक्षा है, उस पे वामपंथियों का एक तरह से कब्जा था, प्रभुत्व था। आप आगे नहीं बढ़ सकते थे। आप शिक्षा में, अपने व्यवसाय में आगे नहीं बढ़ सकते थे, आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते, इवन लेक्चरर लेवल के। और ऐसा ही स्थिति अमेरिकी विश्वविद्यालयों में थी कि वामपंथियों ने और साम्यवादियों ने शिक्षा क्षेत्र को अपना अधिकार बना लिया था और उस पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था। और ये बात भी सही है कि पश्चिमी एशिया के देशों के पास जब पेट्रो डॉलर्स आए तो उन्होंने वहां पे चेयर्स बनाना शुरू कर दिया, स्पेशल चेयर्स, एंडाउड चेयर्स। तो ये जितने भी हार्वर्ड हैं, एमआईटी हैं, इसमें उन्होंने फंडिंग दिया। लेकिन कुछ फंडिंग अमेरिका के उद्योगपतियों की भी थी। अब वो उद्योगपति हैं, वो जूइश धर्म के हैं। अब रॉकफेलर। जो हो रहा है अमेरिकी विश्वविद्यालयों में कि हमास के समर्थन में आप डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं और कह रहे हैं जूस को मार दिया जाए या उनका नरसंहार कर दिया जाए, तो वो अब जो उनके डोनर्स हैं वो कह रहे हैं हम आपको पैसा नहीं देंगे। तो कुछ विचारधारा और या जिसको कहते हैं मोडस ऑपरेंडाई या वे ऑफ फंक्शनिंग, वो चेंज होगा, बदलेगा। लेकिन भारत में भी उच्च शिक्षा अब काफी बढ़ रही है, विश्वविद्यालय लेवल स्तर की। तो मेरी ये धारणा है कि भारत जैसे जैसे उन्नति कर रहा है, वो उन्नति सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं होगी, सभी क्षेत्रों में होगी। और शिक्षा के क्षेत्र में भी होगी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी होगी। अब आप देख लीजिए कि भारत से अब पेटेंट ज्यादा फाइल किए जा रहे हैं। भारत से जो साइटेशन इंडेक्स होते हैं, उसमें काफी मतलब प्रकाशित लेख या अनुसंधान पत्र, वो काफी आगे आ रहे हैं। ठीक है, हम थोड़ा पिछड़ गए थे, लेकिन अब भारत उन्नति के मार्ग पर है। और चाहे वह उच्च शिक्षा का क्षेत्र हो या सामरिक क्षेत्र हो या स्पेस रिसर्च हो, कुछ भी हो, या आप जब एक राष्ट्र उन्नति करता है तो वो सिर्फ एक विशेष क्षेत्र में नहीं करता, वो बहुआयामी उन्नति होती है, और भारत उस मार्ग पर है। तो अगर आप देखें कुछ भारत की जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, धीरे धीरे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आएंगी। और आप ये देखेंगे कि बाहर से लोग भारत में पढ़ने दोबारा आएंगे। और सर, अभी लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं बचा है, मैं ये जानना हम्म। चाहूंगा सर, आज भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट जस्ट 1% ऑफ द टोटल वर्ल्ड। हम्म। वेयर विल वी रीच इन अनदर, लेट्स से, आज तो 2023-24 तो है, 23 तो हम्म। खत्म होने वाला है, वेयर विल वी रीच बाय 2030? तो ऐसा है कि जब से आत्मनिर्भर भारत का
निर्णय लिया गया था, धीरे धीरे भारत के जो निर्यात हैं अस्त्र शस्त्रों के वो बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसी आकांक्षा थी कि 2025 में 35,000 करोड़ का निर्यात होगा। इस समय उतना नहीं है, 15,000 करोड़ का है। 16,000 करोड़। लेकिन अगर आप देखें आज की खबर कि वो नाइजीरिया तेजस विमान खरीदना चाहता है, फिलीपींस ब्राह्मोस मिसाइल्स खरीदना चाहता है, तो अस्त्र शस्त्रों का निर्यात बढ़ रहा है, उसमें कोई खराबी की बात नहीं है। सब राष्ट्र करते हैं, भारत को भी करना चाहिए। और जहां तक भारत अमेरिका के संबंधों की बात है, तो मैं अंत सिर्फ एक एक कहावत से करना चाहूंगा। अंग्रेजी में जैसे काफी कहा गया है, देर आर नो परमानेंट एनिमीज और परमानेंट फ्रेंड्स इन जियो पॉलिटिक्स, दे आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। लेकिन अगर आप इतिहास में जाएं तो हितोपदेश में कहा गया है, न कश्चित कस्यचिन मित्रम न कश्चित कस्यचिद् रिपुः व्यवहारेण जायन्ते व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तथा। सो कोई किसी का शत्रु, परमानेंटली शत्रु नहीं है, दोस्त नहीं। कोई मित्र नहीं है। आपके व्यवहार से ये निर्धारित होता है कि कोई आपका मित्र है या आपका शत्रु है। तो भारत अमेरिका के संबंधों में यही कहा जाएगा कि अगर आप हमारे से मित्रता के संबंध रखना चाहेंगे तो ये तो ट्रांजैक्शन है ना, एक तरफा संबंध तो नहीं है। दोस्तों, ट्रांजैक्शन है, और शायद यही वजह है कि जब 17 बैंक यूएस में उड़ जाती है, काफी चीजें यहाँ गुजरात के गिफ्ट सिटी में आती है। लोगों को ताज्जुब होगा, आज मैं बता रहा हूं। जब 17 सिलिकॉन वैली बैंक वहां से उठ जाती है, दूसरी बैंक उठ जाती है, उनका काफी चीजें यहाँ गांधीनगर गिफ्ट सिटी में फ्लिपिंग इज हैपनिंग। और ये इंडो यूएस टाइज विल स्ट्रेंथन विद द टाइम, notwithstanding the people like Panu. Sir, 8 minute last word for you, and then I'll close it. Last word is that both countries need each other. Both countries need each other's help. And it would be a shame that a minor incident is allowed to deteriorate the relationship as it was allowed to be done in the case of Devrani Khobragade in 2014 under Barack Hussein Obama. If दोस्तों, बात हर जगह पे ये नाम मैं हमेशा सुनता हूं, बराक हुसैन ओबामा। शायद लोगों को नहीं पता, हमारे सनातनियों को नहीं पता कि जाते जाते उन्होंने आज हयात रहते भी नोबेल पीस प्राइज दे दिया उनको। कि जितना जितना नुकसान उन्होंने शायद भारत को किया है, उतना नुकसान किसी को नहीं। विडंबना ये है कि उनको नोबेल प्राइज जाते जाते नहीं मिला था, आते आते मिला था। आते आते मिल गया, पहले 3 महीने में ही मिल गया मिल था, गया था। जब उन्होंने कुछ किया नहीं था। किया लेकिन नहीं। उन्होंने काफी मतलब असैसिनेशंस किए थे, टारगेटेड असैसिनेशंस मिडिल ईस्ट में। तो जिनको ये विडंबना है कि जिनको शांति पुरस्कार नोबेल वो एक आताताई थे। दर्शक मित्रों, तो यूएस भारत रिलेशनशिप के बारे में इतना, इस पर से काफी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। इट्स समथिंग लाइक कि 35 साल साथ में जीने के बाद एक मियां बीवी में नोकझोंक होती रहती है, ये नोकझोंक होती रहेगी, मगर इससे संबंध बंद नहीं हो जाएगी। बिकॉज इट्स अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। बोथ ऑफ देम विल वांट देयर बेस्ट आउट ऑफ ईच अदर। और जियोपॉलिटिक्स में ऐसा कहा जाता है, देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स ऑलवेज ए ग्रे एरिया। और ये जियोपॉलिटिक्स होता रहेगा। जाने से पहले मैं आपको एक निवेदन कर दूं, छोटा सा चैनल है हमारा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग देखते हैं, पता है हमें हमें पता चलता है कि काफी लोग देखते हैं, बट स्टिल आई वुड से और ज्यादा लोग देखें, हमारा उत्साह बढ़ाइए, तो हमें भी काम करने में मजा आएगा।
आदित्य जी का, डॉक्टर आदित्य जी का धन्यवाद देते हैं। And it was pleasure indeed to be on ThingsLine platform. It's always a pleasure. You're always welcome. सर, हम लोग बात करते रहेंगे अलग अलग विषयों पे, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के ऊपर आपके साथ में। काफी लोगों को ये सब बातें जानने की जरूरत है, जो आज आपने काफी रिवील की, काफी चीजें बताई कि शास्त्री जी का क्या हुआ था, होमी बाबा का क्या हुआ। हमारे यहाँ के लोग, पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते ये बात, एंड दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ इट। दर्शक मित्रों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर से कहूंगा, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आदित्य जी का, डॉक्टर आदित्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना कीमती समय दिया, इतनी बिजी प्रैक्टिस होने के बावजूद भी। फिर से मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ में। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार।